इसराइली काबीना ने गजा जंग बंदी के मुआहिदे को मंजूर कर लिया है और इस हवाले से अब मस्बत पेशरफ्त देखने में आ रही है। इसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बात करना बहुत ज़रूरी है। नोबेल प्राइज़ के उम्मीदवार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम नहीं मिला। अब इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब। बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो गजा अमन प्लान है, क्या ये नाफिजुल अमल हो पाएगा? क्योंकि इसराइल की जो जारहियत है वो तो रुकने का नाम नहीं ले रही, और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ आप देखें कि कितने फ़लस्तीनियों को बेरहमी से मार दिया गया। और अगर ये जो प्लान है गजा अमन प्लान, इसको भी अचीव नहीं किया जाता तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नोबेल के बारे में वजाहत कर दूं। मैं किसी स्टेज पर भी मुझे ये यकीन नहीं था कि इसको नोबेल प्राइज मिलेगा। मैं समझता ही नहीं कि नोबेल वाले इतने बेवकूफ़ होंगे कि एक आदमी को वो नोबेल प्राइज देंगे। और मैं अब तक जितनी बातें कर चुका हूँ वीलॉग में, उसमें कह चुका हूँ कि इसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। अच्छा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो मिडिल ईस्ट का गाजा का पीस प्लान था, ये पीस प्लान नहीं था। ये सारा, पहले तो ये है कि ये सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है पिछले 2 सालों से, ये ट्रंप ने पैदा किया था अपनी पहली टर्म में। ट्रंप इज द बेसिक स्पॉन्सर ऑफ व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट। इसने जब पहली टर्म में आया था, आते ही 2016 में इसने पहला काम ये किया था कि ईरान के साथ जो सलामती कौंसिल के P5 प्लस जर्मनी, यानी 6 मुल्कों ने नेगोशिएट, अमेरिका के कहने पर नेगोशिएट किया था ईरान के साथ, और 9 साल लगे थे उस नेगोशिएशन को। 2006 में शुरू हुई थी और 2015 में कंप्लीट हुआ। एग्रीमेंट साइन हो गया था 2015 में, और बहुत अच्छा डील था। उसमें ईरान पर जो पाबंदियां जो भी थी, रिस्ट्रिक्शंस, वो तस्लीम कर ली थी। लेकिन ईरान का ये कहना था कि मैंने जो है एनरिचमेंट जो यूरेनियम, उसका मुझे जो NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ईरान का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि उसके मुताबिक ये उसका इनएलिएनेबल राइट है, बुनियादी हक है। और ये आर्टिकल 4 देख लीजिए, वो देखिए, उस पर लिखा हुआ है कि ये इनएलिएनेबल राइट है हर मेंबर स्टेट का जो कि NPT साइन करती है कि वो यूरेनियम एनरिच कर सकता है पीसफुल मकासद के लिए। और उसने तसल्ली करवा दी थी कि ये इस हद तक मैं करूंगा। लेकिन इसने आते ही, प्रेसिडेंट बनते ही, उस जो डील था, न्यूक्लियर डील को, उसको कैंसिल कर दिया, स्क्रैच कर दिया। उस वक्त ही मुझे खदशा हो गया था कि अब ये मिडिल ईस्ट में एक धमाका होने जा रहा है। ये पहली टर्म की बात है। और दूसरा कदम इसने उठाया था कि वो भी आज तक अमेरिका के किसी सदर को कभी ये गुमान नहीं था कि वो जेरूसलम को इसराइल का दारुल-ए-खिलाफा तस्लीम कर सकता है, क्योंकि जेरूसलम हमेशा से फ़लस्तीन का दारुल-ए-खिलाफा रवायती ट्रेडिशनली तौर पर रहा है। कोई बंदा सोच ही नहीं सकता मिडिल ईस्ट में जो फ़लस्तीन की रियासत है वो कंप्लीट हो सकती है। तो कभी अमेरिका के किसी सदर ने, मगर इसने वो कदम उठाया। सिर्फ नेतन्याहू, पहले नेतन्याहू की ख्वाहिश पूरी की इसने न्यूक्लियर डील ख़त्म करके ईरान के साथ। दूसरा, फिर नेतन्याहू की ख्वाहिश पूरी की इसने जो है जेरूसलम को दारुल-ए-खिलाफा तस्लीम करके। और फिर तीसरा कदम इसने उठाया था, वो भी नेतन्याहू को खुश करने के लिए, और वो था अब्राहम अकॉर्ड्स। उसके मुताबिक इसने कहा कि मैं ये अरब की खलीजी रियासतों और बड़े और मुसलमान मुल्कों से तस्लीम करवाता हूँ। तो उस वक्त ही डिड मैनेज, जो कतर हुआ, बहरैन हुआ, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं रिकग्नाइज किया। सऊदी अरब ने कह दिया कि जब तक कोई बड़ा मुस्लिम मुल्क रिकग्नाइज नहीं करेगा मैं नहीं तस्लीम कर सकता। तो इस तरह इस कश्मकश में इसकी वो एक टर्म खत्म हो गई और 2020 तक आ गया। इस दौरान मगर इस टर्म में, सेकंड टर्म में, इसने ईरान पर खुद बमबारी की ट्रंप ने, यानी B-52 कौन कौन के बमबार तैयारों के साथ। यानी ये अमन का नोबेल प्राइज चाहता है मगर जंगें लड़ रहा है। जंगें लड़के, जंगें शुरू करके फिर पीस करवाता है, आर्टिफिशियल पीस। इनकी सारी का जिम्मेदार ये है, और अब आके कहता है मैंने पीस करवा दिया।
पीस खाक है। ये जो 20 पॉइंट थे वो बुनियादी तौर पर एक रोड मैप था जो नेतन्याहू का कारंदों का बनाया हुआ था। जो वो जो ज़ायनिस्ट था, एक इसका दामाद है इसका अपना ट्रंप का, और दूसरा वो स्टीव विटकॉफ है। ये सारे ज़ायनिस्ट इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने वो 20 पॉइंट का एक प्लान बनाया था कि किस तरह फलस्तीन रियासत को हमेशा के लिए वाइप आउट करना है, किस तरह हमास को खत्म करना है। लेकिन वो उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं बता दूं, अभी भी मैं, ठीक है, वो बहुत अंडर प्रेशर हैं। 67,000 फलस्तीनी मार दिए हैं, यानी जेनोसाइडल मैसेकर हुआ। ये असली मानों में जो जर्मनी में हिटलर ने या यहूद उन्होंने जो किया था इनके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, तो वो ये यहूदी जो हैं आज ये फलस्तीनियों के खिलाफ हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं। दिस इज अ हॉलोकॉस्ट बेसिकली जो हो चुका है। इससे टेरिफाइड ये है। लेकिन तो आप ये देखें ना कि इसराइल के जो मकासद थे वो तो इसराइल ने हासिल ना किए, और वो तो यरूशलेम था उसका टॉप एंड सोल एजेंडा, ना कि मग़वियों को वापस लेना। तो जब तक वो अचीव ही नहीं किया जो उसका टारगेट था, तो फिर क्या वो बाज आएगा? जैसा कि आपने खुद कहा कि 7 अक्टूबर को इसका आगाज़ हुआ, और 9 अक्टूबर की अगर आप बात करें तो कह दिया गया था फ़लस्तीन की जानिब से कि आप अपने मग़वी ले लें जो हमने अभी लिए, और ये बात ख़त्म करें, आप वापस जाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मज़ीद वो आगे आए। देखें, बात क्लियर है, फ़लस्तीनी जो हैं वो इस तरह सरेंडर नहीं करेंगे। ये ख़त्म नहीं होगी। फ़लस्तीन की रियासत जो है ना, असल तो वो थी जगह यहाँ जो ये बालफोर डिक्लेरेशन करके अंग्रेज़ों ने सारी चालबाजियाँ चली हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये सारा कुछ अंग्रेज़ों ने आके ये इसका इसराइल यहाँ, इसराइल का तो नाम निशान भी नहीं था यहाँ पे, फ़लस्तीनियों की रियासत थी, ये अंग्रेज़ों ने आकर शुरू किया था। लेकिन अब ये है कि जो भी नेतन्याहू ने करना था वो कर लिया। अब जो है इससे आगे सिर्फ ये मलिया मेट कर देना कि जो कहता है ना, जिस तरह ट्रंप ने भी वादा दिया कि मैं इसको सबक सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरीके से अमन नहीं बनता। सब पता कलामी की माजरत। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ इसी सेगमेंट में मौजूद है। मैं चाहती हूँ भट्ट साहब से भी कुछ पूछ लिया जाए। भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप मौजूदा हालात भी देख रहे हैं। ऐसे में अमरीकी सदर का दावा था कि अमन नोबेल मुझे मिलना चाहिए, मैंने कई जंगें रुकवाई हैं, लेकिन ये इनाम ना देने के लिए जो रीज़न सामने रखे गए वो यही थे कि इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इनखला कर लिया। उसके बाद पेरिस अकॉर्ड का भी मामला सामने रखा गया और कहा गया कि ये तो वो शख्सियत है जो अपने पुराने दोस्तों के ऊपर सख्तियां लेकर आ रहा है, ट्रेड के हवाले से तंगी कर रहा है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तो ही डोंट डिजर्व दिस नोबेल प्राइज। आपको क्या लगता है? देखिए मुनीज़े, ट्रंप का जो बात आप कर रही हैं, उसको नोबेल प्राइस की बात कर रही हैं, इनाम की बात कर रही हैं, वो तो ख्वाब उसका चकनाचूर हो गया है। ट्रंप की कहानी तो यहाँ आके ख़त्म हो गई है। और ये स्वीडन एक कंट्री है जिसमें 10 दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो में जो 2 मुख्तलिफ तकरीबात होंगी, ये वहाँ पर जाके अभी 10 दिसंबर को ये इनामात मिलने हैं, लेकिन अनाउंसमेंट पहले हो जाती है। अच्छा, जो ट्रंप फारग हुआ बीच में से, उसने याद रखे 2 बातें बड़ी सख्त कही थी। एक, उसने कहा था कि ये हमारे मुल्क की और ट्रंप की और अमेरिका की बहुत बड़ी तौहीन है, ये ट्रंप ने कहा था। और दूसरी बात उसने कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर भी आऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कमाल खेला है शतरंज की बाजी पाकिस्तान इस मौके पर। पाकिस्तान ने इसराइल के साथ मुखालफत करते हुए जिस तरह ट्रंप को रखा साथ और ट्रंप को कहा कि जी आप नोबेल प्राइज इसको दे दे। जैसे अभी शमशाद साहब फरमा रहे थे कि बाजार सबको पता था कि इनाम नहीं मिलना। इसमें पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है मैं समझता हूं कामयाब हुई है। लेकिन मेरे से ज्यादा अक्लमंद है शमशाद साहब। शमशाद साहब, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या ये जो नोबेल प्राइज इनाम ट्रंप साहब को नहीं मिला है, तो इसकी मुझे तो जो समझ आती है कि इसराइल है वजह, जो इसराइल में वो कर रहा था उसकी वजह से ये सारी शिकस्त हुई है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? देखिए, इसराइल वो कुछ कर रहा था जो ट्रंप चाहता था, और ट्रंप वो कुछ कर रहा था जो नेतन्याहू चाहता था। बस अब आपका जवाब मैं इन 2 फिक्रों में दे दिया है। अच्छा सर, एक और बात,
बहुत ज़रूरी मैं चाह रही थी कि आपसे पूछी जाए, काबुल में जो धमाके सुने गए वो तो एक तरफ, लेकिन उसके साथ साथ भारत ने ये ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोलेगा। इस अमल को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, इसमें आपकी सिफारतकारी का चैलेंज दरकार है। आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। अमेरिका जो है ना, वो दुनिया की बड़ी ताकत है, लेकिन उसके साथ उनको पता है कि उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट का काम करना है, वर्ल्ड वाइड पावर का, लेकिन उसके बावजूद उनको जिम्मेदारी दिखानी है दुनिया में। तो उसी तरह पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर ताकत होने की वजह से हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। आपको हुक्मरानियत का चैलेंज है, फैसले अच्छे करें, लोगों में तालीम लाइए, अस्पताल दीजिए, इलाज के लिए जितनी गुर्बत फैली हुई है KPK में या बलूचिस्तान में, उसको ख़त्म कीजिए। ये मसाइल हैं जो हुकूमतों को करने हैं।